गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट को देखते हैं क्या है हमारे पास, और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। नेल्सन मंडेला के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। उनका एक कथन है, जीने का सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपने सफलता को पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित है और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही हार मिलेगी, आप गिरेंगे, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपको गिरना नहीं है, गिरकर उठना भी है। क्योंकि बार बार गिरना तो होता ही है, लेकिन उसके बाद उठकर जो चलने में मजा है और जो उठकर दोबारा सीख कर अनुभव कर कर चलने में मजा है, वो गिर कर बैठने में नहीं है। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है, हमें हार नहीं माननी है, अपने सफलता को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। और धीरे धीरे गिरना भी है तो उठना है, संभलना है और फिर से उठकर खड़े होकर आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए इसी विचारधारा के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में, यानी डे ऑफ लाइट के बारे में। जो बात करता है वो हर साल 16 मई को मनाया जाता है और स्पेशली इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम के तहत, जो यूनेस्को की एक शाखा है, उसके तहत इसको मनाया जाता है। और इसका एम क्या है, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों का जो काम है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, और पूरी दुनिया में वैज्ञानिकता के साथ में शांति को बनाए रखें, और जो सतत विकास के जो हमारे लक्ष्य हैं उसको प्राप्त किस तरीके से किया जाए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल 16 मई को मनाया जाता है। क्लियर? देखिए, यूनेस्को की जो जनरल असेंबली है उसने एक प्रपोजल पास किया था नवंबर 2017 में, और उसके बाद 16 मई 2018 से ही हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को सेलिब्रेट किया जाने लगा था। क्लियर? नेशनल डेंगू डे, नेशनल डेंगू डे या राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। और जैसा कि समझ में आ रहा है कि डेंगू क्या एक डिजीज है जो मच्छर के काटने की वजह से होती है। अभी उसकी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है या ये जो डे मनाया जाता है, उसके पीछे का मोटिव ही ये है कि किस तरीके से जो डेंगू डिजीज है उसे बचा जा सके, किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, और डेंगू से बचाव और नियंत्रण को कैसे पूरी जनता में अवेयरनेस के रूप में फैलाया जा सके, इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? डेंगू के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि डेंगू जो है मच्छर जनित एक डिजीज है, यानी मच्छर से फैलने वाला डिजीज है। और जो वायरस होता है जो मच्छरों की वजह से बॉर्न होता है, वो वायरस कौन सा है? तो डेन 1, डे 2, डेन 3 और डेन 4। ये पर्टिकुलर वायरस है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है, मच्छर के द्वारा इंसानों में ट्रांसमिट किया जाता है। और उस मच्छर का नाम क्या है, उस मॉस्किटो का नाम क्या है? तो मैं बता दूं, एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज इजिप्टी। इसकी वजह से ही ट्रांसमिट होता है मच्छरों से इंसानों में, जिसकी वजह से डेंगू जो डिजीज है वो फैलती है। क्लियर हो गया सबको? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं एक समुद्री अभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। वो 14 से लेकर 19 मई तक चलने वाला है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में चलेगा। और कहाँ पर चलेगा? तो इंडोनेशिया का जो समुद्री एरिया है वहां पर चलने वाला है। इसमें भारत की तरफ से जो आईएनएस कवारत्ती है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ में ही वो इंडोनेशिया के बाटम में पहुंच गया है। ठीक है। जैसा कि समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये जो अभ्यास है वो समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास, बोर्डिंग संचालन, हथियारों की फायरिंग, इन सब बातों को लेकर इस अभ्यास को किया जाएगा। क्लियर? इंडोनेशिया का मैप हम देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो मलेशिया, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे बॉर्डर शेयर करते हैं इंडोनेशिया से। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो समुद्र शक्ति अभ्यास है, किस नंबर का एडिशन है ये? तो ये 4th नंबर का एडिशन है। क्लियर हो गया? अभ्यास समुद्र शक्ति के बारे में जैसा कि मैंने बताया, ये है कि समुद्र की सुरक्षा से रिलेटेड ये अभ्यास है, दोनों देशों के बीच में जो किया जाता है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में। इसका उद्देश्य ये है कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। संचार अभ्यास, सामरिक अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, पनडुब्बी के साथ जो युद्ध होता है, या पनडुब्बी रोधी जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती हैं। तो इन सब विषयों को लेकर इस अभ्यास को किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। क्लियर?
देखिए, आईएनएस कवरत्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो आईएनएस कवरत्ती जो है स्पेशली नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन में भाग लेता है। यानी पनडुब्बी से जो युद्ध होने वाला है उसको किस तरीके से पनडुब्बियों को खत्म किया जा सके, किस तरीके से पनडुब्बियों का पता लगाया जा सके, इन सब चीजों के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें हाई लेवल के सेंसर लगाए गए हैं और अलग अलग हथियार प्रणालियों से ये लैस है, यानी अलग अलग इसमें हथियार आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसको जो है 2020 में, इसको 2020 में अक्टूबर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु और ट्रोपेक्स जैसे कई समुद्री अभ्यासों में भाग लेता है जो नौसेना से संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 यानी यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, जो 15 से लेकर 21 मई तक चलने वाला है। ठीक है, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है, स्पेशली जो सड़क सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, पैदल चलने के लिए, और जो स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिट हो और हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए भी बेनिफिट हो, और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसमें भी बेनिफिट हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा 15 से लेकर 21 मई के बीच में। क्लियर है। अच्छा, इसका जो स्लोगन है वो क्या है, तो इसका स्लोगन है हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी। हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी, इस स्लोगन के साथ में ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाएगा यूएन के द्वारा। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं जिनका नाम है प्रवीण सूद, उनको केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है प्रवीण सूद, उनको, और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये सुबोध जायसवाल की जगह लेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को करी गई थी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसका जो मोटिव है, इसके पीछे का उद्देश्य का क्या था और इसको क्यों स्थापित किया गया था, तो हमारे देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपराध होते हैं उनकी जांच करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2022 के लिए दिया गया है जयंत नार्लिकर को। किसको दिया गया है, जयंत नार्लिकर को दिया गया है 2022 के लिए गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये क्यों दिया गया है इनको, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ब्रह्मांड की समझ को विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस वजह से ही ये गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जयंत नार्लिकर जी को। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में करी गई थी। गोविंद स्वरूप के नाम पर इसको रखा गया था। गोविंद स्वरूप कौन थे, एक रेडियो खगोल विज्ञानी थे, है ना, यानी खगोल विज्ञान से संबंधित जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर है। देखो, जो ये गोविंद स्वरूप पुरस्कार है, ये गोविंद स्वरूप की फैमिली है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 1.5 लाख रुपए होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और एक पट्टिका दिया जाता है। क्लियर। देखो, लाहौर में आयोजित किया गया था ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप, और इसमें 4 स्वर्ण पदक जीता है भारत के सुमित मुखर्जी ने। और सुमित मुखर्जी भारत के जो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे मंत्रालय है, उसके तहत कर्मचारी है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो खेल था वो 4 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, ओपन, महिला, मिश्रित और वरिष्ठ, जिसमें जो सुमित मुखर्जी हैं उन्होंने ओपन से खेला था। ठीक है, और जिसमें 4 स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। और इसके पहले 2018 में जब जकार्ता एशियाई खेल हुए थे और 2022 में जकार्ता में जब एशियाई कप चैंपियनशिप हुआ था तो इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, सुमित मुखर्जी हैज वॉन गोल्ड मेडल इन BFAME चैंपियनशिप हेल्ड इन लाहौर। क्लियर। पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन, ये एक आधिकारिक निकाय है ब्रिज के लिए, जो ब्रिज के लिए आधिकारिक निकाय है पाकिस्तान का, जिसकी स्थापना 1972 में करी गई थी और 1993 में इसका नाम बदलकर पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन कर दिया गया था। मुख्यालय इसका कराची में है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो खुर्शीद हादी।
भारत के 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं तेलंगाना के वुपल्ला प्रणीत, और ये सिर्फ 15 ईयर के हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत ने 81 ग्रैंड मास्टर तैयार किए हैं, जो दुनिया भर में चाइना और रसिया के बाद में तीसरे नंबर पर आता है। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने 1988 में पहली बार ये खिताब जीता था। और इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी। किसने? विश्वनाथन आनंद ने। इसलिए भारत के सबसे महान शतरंज खिलाड़ियों में इनका नाम आता है। तेलंगाना तेलंगाना's Bupalla Praneeth becomes India's 82nd ग्रैंडमास्टर। ठीक है। देखिए 12 मई को गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जो 29 नंबर का द्विवार्षिक शिक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। द्विवार्षिक है तो इसका मतलब ये है कि 2 साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और साथ में इसको मैं आपको बता दूं, इसका संबोधन किसने किया है या इसको स्टार्ट किसने करा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको संबोधित किया गया है। और इसकी थीम क्या थी, तो टीचर्स एट द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, इस थीम के साथ इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्पेशली प्राथमिक जो शिक्षक होते हैं वो किस तरीके से बच्चों के लिए काम कर सकते हैं और उनके क्या अनुभव थे उसको साझा करने का एक मंच प्रदान किया गया था। और उनके सामने कौन सी चुनौतियां होती हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से उनको सुविधाएं प्रोवाइड करा सकती है, इन सब विषयों के साथ में ही इस प्राथमिक शिक्षक संघ का आयोजन किया गया है, जो अखिल भारतीय है, यानी संपूर्ण भारत के लिए जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में, जिन्होंने तटीय सड़क का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया है। अच्छा, ये क्यों किया गया उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती थी, किस नंबर की थी, तो 366 नंबर की जयंती थी। और उनकी इस बर्थ एनिवर्सरी पर ही गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य स्मृति समारोह का आयोजन किया गया और तटीय सड़क का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल रमेश बैस है, और आधिकारिक पशु यहाँ का भारतीय विशाल गिलहरी है। आधिकारिक पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर है। और यहाँ का नृत्य कौन सा है, तो लावड़ी यहाँ का नृत्य है। ठीक है। Chief Minister Eknath Shinde renamed the coastal road in Mumbai to the new name Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Clear? देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो तुंगनाथ मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था। और अगर इसकी लोकेशन देखें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो गढ़वाल है वहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक ये आता है। तो जो गढ़वाल है वहां पर तुंगनाथ पर्वत है, तो तुंगनाथ पर्वत में ही तुंगनाथ मंदिर हमें देखने को मिलेगा, जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक जिस शिव मंदिरों में से एक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम थी जो देवराज सिंह रौतौला के नेतृत्व में काम कर रही थी, जो इस मंदिर की प्राचीनता के ऊपर बात करते हैं और इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में जो बताते हैं। ठीक है। और तुंगनाथ मंदिर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो है तुंगनाथ पर्वत जो श्रृंखला है उसका गढ़वाल हिमालय है वहां पर स्थित है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 3690 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। पांडवों के साथ ये जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो एग्जैक्ट जो अभी ये मंदिर है, तो ये बोला जाता है कि 8वीं शताब्दी में जो हिंदू दार्शनिक हुए हैं और हिंदू धर्म के जो सुधारक हुए थे आदि शंकराचार्य जी, उनके द्वारा इस मंदिर को पुनरुत्थान किया गया। यानी जो अभी मंदिर दिख रहा है तो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ही बनाया गया था। इसकी जो वास्तुकला के बारे में बात करें तो नागर शैली में बना हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। और ये भगवान शिव से रिलेट करता है। और ये जो मंदिर है वो अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है जो दर्शक हैं उनके लिए या जो भक्त हैं उनके लिए। और बाद में और सर्दियों के महीने में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता ही है कि हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों में से आ रहा है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, बर्फ जम जाएगी तो लोग जा नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अप्रैल से लेकर नवंबर तक ही इस मंदिर को खोला जाता है तीर्थयात्रियों के लिए। ठीक है।
देखो, अमेरिका की जो खुदरा बहुराष्ट्रीय कंपनी है एक, जिसका नाम है वॉलमार्ट, उसके सीईओ है डग मैकमिलन। ठीक है, तो डग मैकमिलन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक वार्तालाप हुई है। इनके बीच में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का जो चर्चा का विषय था वो क्या था? वो ये था कि किस तरीके से वॉलमार्ट के बीच और भारत के बीच में सहयोग, निवेश और साझेदारी को बढ़ाया जा सके, है ना, और किस तरीके से भारत एक अनुकूल माहौल दे सके, कारोबारी माहौल दे सके वॉलमार्ट को, जिसकी वजह से भारत में जो रोजगार की क्षमताएं हैं वो भी बढ़े, आर्थिक विकास हो और भारत का सतत विकास का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो सके। तो इन विषयों पर ही बात हुई है। जो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम के वॉलमार्ट के सीईओ है डग मैकमिलन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। क्लियर? वॉलमार्ट के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि अमेरिका बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम है ये, स्पेशली हाइपर मार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंट स्टोर और किनारा स्टोर की श्रृंखला के रूप में काम करती है पूरी दुनिया में। इसकी स्थापना 1962 में करी गई थी सैम वॉल्टन के द्वारा और दुनिया के सबसे बड़े खुदरा जो श्रृंखला है उसमें से एक है ये, है ना। और ये अपने स्टोर के माध्यम से परिधान यानी वस्त्रों को, सामान को, घरेलू उपकरण की जो चीजें हैं, घरेलू सामान है, ये सब बेचने का काम करती है। संक्षेप में कुछ न्यूज़ है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम सबको पता ही है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो G20 की तरफ से जो तीसरा एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो 15 से 17 मई तक के बीच में कहाँ पर होने वाला है? मुंबई में शुरू होने वाला है, जिसमें ऊर्जा के सतत विकास को किस तरीके से प्राप्त किया जा सके या स्वच्छ ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त किया जा सके जो कार्बन फ्री हो, इसके ऊपर बात करी जाएगी। G20 का दूसरा संस्कृति समूह बैठक का आयोजन किया जाएगा 14 मई को भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर किया जाएगा। क्लियर? भारत के जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर एल मुरुगन, वो 16 से लेकर 27 मई तक फ्रांस में रहेंगे, क्योंकि फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल है और उसके उसके लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। हमारे देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने 13 मई को जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। G7 पूरी दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, जिसमें आप देखेंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उस पर आधारित जनशक्ति कला प्रदर्शनी हुई है नई दिल्ली में। तो 14 मई को हुई है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस प्रदर्शनी को देखा भी है। देखो, अब हम बात करें गृह मंत्री के बारे में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। तो 15 मई को विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में इनके द्वारा, और ये स्पेशली संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि संसद, राज्य विधानसभा, मंत्रालय, जो वैधानिक निकाय हैं या जो अन्य सरकारी विभाग हैं उनके बीच में, जो विभाग है उनके अधिकारियों के बीच में विधायी प्रारूपण के या विधायी जो नियम कानून है उनके सिद्धांतों और उनके प्रथाओं को किस तरीके से समझ पैदा की जाए, यानी उनको ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा एक तरीके से, जो विधायी संवैधानिक जो नियम कानून है उससे रिलेटेड। अच्छा, हमारे जो उत्तराखंड है या जो हमारा उत्तरांचल है उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। तो उन्होंने दून विश्वविद्यालय जो देहरादून में स्थित है वहां पर राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसका नाम रखा गया है होम्योकॉन 2023, तो होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारत का जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है यानी जो एनसीबी है और भारतीय नौसेना, इन दोनों ने मिलकर केरल के तट पर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और उसमें 12,000 करोड़ रुपए का जो मूल्य है उसके बराबर लगभग 2500 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया है। क्या जब्त किया है? मेथमफेटामाइन जब्त किया गया है, जिसका वजन 2500 किलोग्राम है और जिसके मूल्य के बारे में बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए का इसका मूल्य आता है। और कहा जा रहा है कि भारत ने अभी तक जितनी भी जब्तें की हैं उसमें सबसे अधिक मूल्यवान यही है, इस बार का ही है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। अब ये क्या है?
तो देखो इसमें यह है कि जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्वदेशीकरण यानी कि भारत में ही 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम, स्पेयर और कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है और ये सारा अब भारत में ही बनाया जाएगा। भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, आयात को कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए, रक्षा जो सौदे हैं उससे रिलेटेड, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही रक्षा मंत्रालय ने इस सूची को मंजूरी दी है। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो स्वीडन की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक करी है। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और दोनों के बीच में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग के ऊपर, सांस्कृतिक आदान प्रदान के ऊपर बात हुई है। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी जगह पर। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, काम करने का मन करता है और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। साथ में ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता ही है कि टेलीग्राम के लिंक पर हमारा जो भी कंटेंट या मटेरियल है हम उसको शेयर कर देते हैं, तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ के फॉर्म में आप जो है अपने नोट्स बना सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं। फिर से कल मुलाकात होगी। खूब सारा खुशी के साथ रहिए, खूब सारा मेहनत करिए, खूब सारा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हम अपना ही नहीं दूसरों का भी विकास कर लेते हैं जाने अनजाने में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।